चलिए, तो ड्रॉबैक जो है मैं नोट्स में से कवर कर लेता हूँ रिवीजन फटाफट। ड्रॉबैक में जो सेक्शंस है, सेक्शन 74, 75, ये 74 ड्रॉबैक री एक्सपोर्टेड एज सच। 75 जो है ड्रॉबैक जो है ये रिगार्डिंग टू यहाँ पे अगर इम्पोर्टेड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ हो रहा है और रिजल्टेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है तो सेक्शन 75 का ड्रॉबैक है। 75 में इंटरेस्ट और 76 में प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशन इन केस ऑफ ड्रॉबैक। चलो, री इम्पोर्टेशन और री एक्सपोर्टेशन में क्या डिफरेंस है ये बता देता हूँ। री इम्पोर्टेशन मतलब हमने पहले एक्सपोर्ट किया और बाद में इंडिया में इंपोर्ट किया, तो री इम्पोर्टेशन को सेक्शन 20 लगता है और 20 के हिसाब से री इम्पोर्टेड गुड्स पे कस्टम्स ड्यूटी आती है, पर उसमें कुछ कंसेशनल्स नोटिफिकेशंस हैं। री एक्सपोर्ट ये वर्ड ड्रॉबैक के लिए यूज़ किया जाता है, मोस्ट ऑफ द केस ड्रॉबैक सेक्शन 74 में री एक्सपोर्ट ये वर्ड यूज़ किया जाता है। री एक्सपोर्ट मतलब पहले इंपोर्ट किया हमने, कस्टम्स ड्यूटी पे कर दी और कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी इंपोर्ट ड्यूटी हमने पे की उसका हमें 98% का ड्रॉबैक मिल जाता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहाँ पे चलो 74 पे आते हैं। 74 क्या कहता है? 74 ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी 74 का ड्यूटी ड्रॉबैक है कि पहले आपने गुड्स इंपोर्ट किया, उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी पे कर दी और कस्टम्स ड्यूटी पे करने के बाद सेम गुड्स री एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई भी पर्पस के लिए। हो सकता है परचेस रिटर्न, हो सकता है कि पहले बाय किया बाहर से इंडिया में रखा और कोई हमें बायर मिल गया दूसरे कंट्री का, हम रीसेल कर रहे हैं, या फिर हो सकता है गुड्स इंडिया में एग्जीबिशन के लिए आया, एग्जीबिशन ख़त्म हो गया और बाद में री एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो उसे ओके जब भी कोई भी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट आपको नहीं पूछेगी कि क्यों आप री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है, तो उसे ना जा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन गवर्नमेंट आपको नहीं पूछेगी। री एक्सपोर्ट करते वक्त आपको पूरा ड्रॉबैक 98% का दिया जाएगा। ओके, क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि अगर सेक्शन 74 का ड्रॉबैक क्लेम करना है तो ओरिजिनली वो इंडिया में इम्पोर्टेड गुड्स होना चाहिए, उसके ऊपर आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दिया है। नेक्स्ट ओके, री एक्सपोर्ट करते वक्त हमारा ऑफिसर जो है उसे चेक करेगा और वो इजीली आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वही गुड्स है जो पहले इंडिया में इंपोर्ट किया गया और उसको कोई भी चेंज नहीं किया गया, या उससे रिलेटेड, आई रिपीट, उससे रिलेटेड जो है आपने कोई ऐसे एक्टिविटी नहीं की। इन सिंपल वर्ड ये इजीली प्रूव होना चाहिए कि ये वो सेम गुड्स है जो पहले इंडिया में इंपोर्ट किया गया था। सेक्शन 74 का ड्रॉबैक आपको जो सेम गुड्स का मिलता है जिसमें आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए। अगर आप री एक्सपोर्ट करते वक्त एज अ कार्गो और जिसका लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर ले लेते हो, या एज अ पोस्ट जिसकी परमिशन क्लियरेंस परमिशन या बैगेज और उसकी क्लियरेंस परमिशन ले लेते हो, हाँ बैगेज से भी एक्सपोर्ट किया तो आपको ये जो है ड्रॉबैक मिल जाएगा। तो यहाँ आइडेंटिफाइड बाय असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, और एज सच 74(1) टॉक अबाउट एज सच। ये ड्रॉबैक जो है ओके आपको तभी मिलेगा जब वो एज सच जिसमें आपने आइडेंटिटी चेंज नहीं की गई है, आइडेंटिटी वही है गुड्स की, उसको आपने इंटैक्ट रखा है, कोई उसके इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया है, तो एज सच इंटैक्ट होगा और वो री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा। आपको ड्रॉबैक 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी दिया जाएगा, यानी जो भी इंपोर्ट ड्यूटी आप पे कर रहे हो उसका 98% ड्रॉबैक दिया जाएगा और ये आपको री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा 2 साल के अंदर, 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी जिस दिन आपने इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी पे किया वहाँ से 2 साल के अंदर आपको री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, 2 साल में अगर आप री एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं CBIC से, लेकिन 2 साल के अंदर री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो ही आपको ये ड्रॉबैक 98% का दिया जाएगा। नाउ सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 ये कहता है, यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर आप सेम गुड्स तो वही है, सेम गुड्स री एक्सपोर्ट कर रहे हो, पर यूज़ करने के बाद मतलब आइडेंटिटी नहीं चेंज हुई, पहले आपने लैपटॉप इंपोर्ट किया वही लैपटॉप आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो लेकिन उसको यूज़ किया गया, तो अगर यूज़ करने के बाद री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा, पर फिर 98% नहीं दिया जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ नोटिफाई करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेट नोटिफाई करेगी वो रेट से आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा। ठीक है, तो वो रेट मैं आपको पढ़ाऊँगा। हाँ, 2 साल में आपने री एक्सपोर्ट करना चाहिए, मतलब डेट ऑफ पेमेंट से 2 साल निकाले जाएंगे, पर अगर आपने इंपोर्ट करते वक्त जब पहली बार इंपोर्ट किया था तब आपने प्रोविजनल असेसमेंट किया और
आपने प्रोविजनल पेमेंट भी किया और उसके बाद में फाइनल असेसमेंट पर भी पेमेंट किया, तो डेट ऑफ पेमेंट कौन सी लेना, डेट ऑफ प्रोविजनल पेमेंट या डेट ऑफ फाइनल पेमेंट। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी आप रिफंड चैप्टर पढ़ोगे जीएसटी का वगैरह, तो हम सभी केस में जब भी प्रोविजनल असेसमेंट होता है तो हम डेट ऑफ यहाँ पे फाइनल असेसमेंट से रिफंड क्लेम करते हैं। जब भी रिफंड क्लेम करते हैं तो रिफंड का टाइम लिमिट डेट ऑफ फाइनल असेसमेंट से होता है। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ ड्रॉबैक क्लेम हो रहा है और सेक्शन 74 का ड्रॉबैक क्लेम हो रहा है, तो आपका डेट ऑफ पेमेंट जो है, डेट ऑफ पेमेंट आपका फाइनल असेसमेंट की डेट से नहीं होगा। जिस दिन प्रोविजनल पेमेंट किया था पहली बार, वो प्रोविजनल पेमेंट की डेट से आपका 2 साल में री एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, तो ही आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा। तो ये पॉइंट या ध्यान रखना। ओके, यहाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपोर्ट 2 साल के अंदर आपको एंटर्ड इन एक्सपोर्ट, मतलब 2 साल के अंदर आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जानी चाहिए। ओके, आपने शिपिंग बिल फाइल कर दिया लेकिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिली आपको 2 साल में, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो विद इन दिस 2 years टाइमिंग आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल जानी चाहिए आपके शिपिंग बिल पे। चलो, हाँ, अगर आप यूज करते हो तो आपको ड्रॉबैक कितना मिलेगा, यानी आइडेंटिटी नहीं चेंज हुई, क्योंकि 74 की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि गुड्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। आई रिपीट, सेम गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होना चाहिए और उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने थोड़ा बहुत गुड्स यूज़ किया और उसके बाद में एक्सपोर्ट किया, तो क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, पर एज पर नोटिफिकेशन आफ्टर यूज़। तो ये नोटिफिकेशन क्या कहता है, अगर आपने गुड्स बिजनेस पर्पस के लिए लाया होगा तो उसके पीरियड ऑफ यूज़ के बेस पे आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा। जैसे आपने इंडिया में 3 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं किया है और 3 महीने के अंदर अंदर वो री एक्सपोर्ट हो रहा है, तो 95% का ड्रॉबैक इंस्टेड ऑफ 98%। 3 से 6 महीने के भीतर आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 85। इस तरह से 3-3 महीने का गैप दिया है और यहाँ रेट्स दिए है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा एग्जाम पर्पज़ के लिए, जो आपके नोट्स में दिए हैं। उसके बाद में अगर आपका गुड्स मोटर कार होगा या पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स लाया होगा, तो वो अगर गुड्स री एक्सपोर्ट होता है तो ड्रॉबैक मिलेगा, पर यहाँ ड्रॉबैक कैलकुलेट करने का तरीका अलग रहेगा। ओके, यहाँ पे अगर यूज़ मतलब मोटर कार लाई है या पर्सनल या प्राइवेट पर्पस का गुड्स होगा, इंडिया में यूज़ किया होगा और यूज़ करने के बाद आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये सिचुएशन में जो ड्रॉबैक मिलेगा बेटा, ये ड्रॉबैक जो है यहाँ रिडक्शन रेट पे मिलेगा। मतलब क्या कि अज्यूम करो कि आपने इंपोर्ट ड्यूटी 100% पे की, तो आप इंपोर्ट करने के पहले साल री एक्सपोर्ट कर रहे हो और वो पर्सनल प्राइवेट पर्पस या मोटर कार होगी और पहले साल ही री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो पहले साल के कौन से क्वार्टर में री एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि पहले साल के हर क्वार्टर में 4% का रिडक्शन हुआ, यानी पहले साल के पहले क्वार्टर में ही आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो 100-4 यानी 96% का ड्रॉबैक मिलेगा। अगर पहले ही साल के सेकंड क्वार्टर में री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 4+4 यानी 8% रिड्यूस होगा, यानी 92% का ड्रॉबैक मिलेगा। ऐसे पहले साल के हर क्वार्टर के लिए 4% रिड्यूस होगा। ओके, सेकेंड ईयर के हर क्वार्टर के लिए 3%। अगर थर्ड ईयर में री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी ड्रॉबैक मिलेगा, लेकिन फिर ओके थर्ड ईयर में कैसे कैलकुलेट होगा, पहले साल का 4% के हिसाब से 16%, सेकेंड क्वार्टर का 3% के हिसाब से 12%, 4 क्वार्टर के, और थर्ड ईयर का ओके हर क्वार्टर के लिए 0.5% और फोर्थ ईयर 2%। ऐसे रिडक्शन रेट लिए जाएंगे और उतने रेट रिड्यूस करके जो बचेगा उतना ड्रॉबैक आपको दिया जाएगा। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी ऐसी केसेस है जहां 74 में ड्रॉबैक नहीं मिलता है इवन दो आपने सेम गुड्स री एक्सपोर्ट किया यूज करने के बाद, मतलब वियरिंग अपैरल्स हो, टी चेस्ट हो, अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म्स हो, एक्सरे फिल्म्स हो या सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स हो पास बाय फिल्म सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर ये यूज हो जाता है और उसके बाद में री एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसका ड्रॉबैक नहीं मिलेगा यहाँ पे। लेकिन ख्याल रहे ये इसका ड्रॉबैक जो रिस्ट्रिक्ट किया गया है वो यूज करने के बाद रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अगर एज सच ड्रॉबैक आप एज सच री एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ड्रॉबैक मिलेगा और वो 98% मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन अगर ये यूज हो गया, ऑब्वियस है वियरिंग अपैरल्स यूज हो गया तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हाउ टू क्लेम ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक आपने जिस दिन री एक्सपोर्ट हुआ, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिली, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के 3 महीने के अंदर अंदर आपने ड्रॉबैक क्लेम कर देना चाहिए।
फर्दर एक्सटेंशन आपको मिल सकता है 3 मंथ्स बाय असिस्टेंट कमिश्नर और 6 मंथ्स बाय प्रिंसिपल कमिश्नर विथ प्रिस्क्राइब फीस एंड विथ प्रिस्क्राइब कंडीशंस। ओके, जब आप ड्रॉबैक क्लेम करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे? तो आपको एक्सपोर्ट किया उसका प्रूफ, यानी ड्रॉबैक क्लेम जब फाइल करोगे तो एक्सपोर्ट किया उसका प्रूफ यानी शिपिंग बिल के बाद साथ एग्जामिनेशन रिपोर्ट, उसके बाद में इंपोर्ट किया उसकी बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्ट का इनवॉइस, पेमेंट आपने इंपोर्ट के वक्त पेमेंट किया उसका पेमेंट चालान। ओके, अगर आरबीआई की परमिशन होगी तो वो भी, एक्सपोर्ट का इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और बिल ऑफ लैंडिंग एयरवे बिल, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये था रिगार्डिंग टू 74 का ड्रॉबैक। उसके बाद में 75 का ड्रॉबैक समझ लो। 75 का ड्रॉबैक एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है। मतलब क्या, 74 और 75 में क्या डिफरेंस है? वैसे डिफरेंस तो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि 74 में एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव से ज़्यादा कि जो गुड्स आपने इंडिया में लाया पर वापस लेके जा रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है हमें आपके उपकार नहीं चाहिए, जितना ड्यूटी दिया है उसका कुछ परसेंटेज वापस ले लो। और 75 का ड्रॉबैक है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए। मतलब क्या, समझ लो आप लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहे हो और ये लैपटॉप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो इसके लिए कोई इंपोर्टेड मटेरियल यूज़ कर रहे हो, मदरबोर्ड इंपोर्ट आप कर रहे हो और इंपोर्टेड मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो इंपोर्ट वो रॉ मटेरियल पे, वो इनपुट पे, आई रिपीट, वो रॉ मटेरियल पे या इनपुट पे जो आपने कस्टम्स ड्यूटी दी उसका ड्रॉबैक दिया गया। तो जो इंपोर्टेड गुड्स है वो एज सच री एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। जो इंपोर्टेड गुड्स है मदरबोर्ड, ओके, वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, प्रोसेसिंग में यूज हो रहा है, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है इंपोर्टेड गुड्स की, और रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा इनपुट मटेरियल पे जो आपने टैक्स पे किया ना। जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट या प्रोसेस प्रोडक्ट, वो नोटिफाई होना चाहिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट सभी मैन्युफैक्चर्ड या प्रोसेस गुड्स का ड्रॉबैक नहीं देगी, गवर्नमेंट उसी मैन्युफैक्चर्ड या प्रोसेस गुड्स का ड्रॉबैक देगी ओके, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। हर साल गवर्नमेंट कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को इंसेंटिव मिलना चाहिए, ये डिसाइड करती है, और वो प्रोडक्ट नोटिफाई होगा तो उसमें जो मटेरियल यूज किया उसका ड्रॉबैक मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि ये ड्रॉबैक कस्टम्स ड्यूटी का है, जीएसटी का नहीं है। मतलब आप ये लैपटॉप बनाते वक्त इंपोर्टेड मटेरियल यूज़ कर रहे हो जिसके ऊपर आप कस्टम्स ड्यूटी दे रहे हो, और डोमेस्टिक मटेरियल यूज़ कर रहे हो या सर्विसेज यूज़ कर रहे हो जिसके ऊपर जीएसटी दे रहे हो, तो जीएसटी का ड्रॉबैक सेक्शन 75 में नहीं मिलेगा। जीएसटी के जो भी बेनिफिट्स है एक्सपोर्ट्स के, उसके लिए आपको स्पेशल अंडर जीएसटी लॉ, IGST लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, वो जीएसटी चैप्टर में रिफंड में कवर किए गए हैं, पेनल्टी लिमिट सप्लाई, डीम एक्सपोर्ट स्कीम एंड एक्सेट्रा, तो वो जीएसटी चैप्टर में अलग से रिफंड का, आईटीसी के बेनिफिट, आईटीसी का रिफंड, ब्ला 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 ब्ला, जीएसटी लॉ में कवर किया गया है। इसलिए यहाँ पे वही इनपुट का आपको ड्रॉबैक मिलेगा 75 में, जो इनपुट जो है आपने किस में यूज़ किए, इंपोर्टेड मटेरियल यूज़ किए इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और वो फाइनल प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होने वाला है वो नोटिफाइड गुड्स है। पर ओके 75 आपको एक और बात बताता है क्या, लेकिन आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है नोटिफाइड गुड्स, उसके लिए आपने इंपोर्टेड मटेरियल यूज किए और एक्साइजेबल मटेरियल यूज किए, जीएसटी मटेरियल नहीं कह रहा हूं मैं, एक्साइजेबल मटेरियल यूज किया जिसके ऊपर आप एक्साइज ड्यूटी ले रहे हो। समझ लो कोई आप ऑयल या फिर पेट्रोल वगैरह बना जिसके लिए आपने इंपोर्टेड क्रूड ऑयल, लोकल कुछ ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह यूज़ किया जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी आ रही है। अभी 4-5 प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी आ रही है, पर जिसके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी आ रही है और आप रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनाते वक्त ओके, आप एक्साइज ड्यूटी भी पे कर रहे हो और आप रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनाते वक्त यहाँ पे आप उसका कस्टम ड्यूटी भी पे कर रहे हो, तो फिर 75 में ड्रॉबैक आपको कंबाइन मिलेगा, जीएसटी प्लस एक्साइज का। कम ऑन, जीएसटी प्लस एक्साइज का अगर कोई एक्साइजेबल मटेरियल होगा तो, लेकिन जीएसटी की मटेरियल होगा तो उसमें जीएसटी कंबाइन नहीं किया जाएगा। मतलब 75 का ड्रॉबैक जो है वो जीएसटी प्लस एक्साइजेबल मटेरियल का, सॉरी कस्टम ड्यूटी प्लस एक्साइजेबल मटेरियल का ड्रॉबैक कंबाइन है, इसमें जीएसटी कंबाइन नहीं किया जाएगा। उसके बाद में वो नोटिफाइड गुड्स होना चाहिए। 75 में अगर आपको ड्रॉबैक क्लेम करना है तो 75 में आपका एक्सपोर्ट, सुनिए ध्यान से, 75 में आपका एक्सपोर्ट जो होना चाहिए वो कार्गो मोड से होना चाहिए या फिर पोस्ट मोड से होना चाहिए। बैगेज मोड से अगर एक्सपोर्ट होता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का तो आपको ड्रॉबैक नहीं है, ओनली कार्गो या पोस्ट मोड से एक्सपोर्ट होना चाहिए जिसके ऊपर आपने लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर ले लिया या आपने एक्सपोर्ट की परमिशन ले ली, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने ऊपर की सभी कंडीशंस फुलफिल किया तो आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो। पर ड्रॉबैक जो मिलेगा वो ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट और स्पेशल ब्रांड रेट, ये रेट से मिलेगा, नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ ऐसे कोई 98% बाय सेक्शन फिक्स नहीं है। ओके, ये गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ सेक्शन 75 कहता है कि गवर्नमेंट
ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट फिक्स करेगी और वो रेट से आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ, हाँ, ये ड्रॉबैक स्पेशली एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम होने की वजह से हमारी एक कंडीशन है क्या, कि आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो आपके गुड्स की एक्सपोर्ट वैल्यू आपके इंपोर्टेड मटेरियल के वैल्यू से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपने जब मटेरियल इंपोर्ट किया तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा किया, तो उससे ज़्यादा आपने एक्सपोर्ट वैल्यू लाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। आपने एफटीबी पढ़ा होगा तो उसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन मतलब एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्टेड वैल्यू मटेरियल से इक्वल्स टू या ज़्यादा चाहिए तो आपको ड्रॉबैक मिलेगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आपने डोमेस्टिक मटेरियल भी यूज़ किया होगा, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमारा बस इतनी रिक्वायरमेंट है कि अपनी एक्सपोर्ट वैल्यू जो है, जितना भी इंपोर्टेड मटेरियल यूज़ कर रहे हो जिसका आप ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो, उसकी वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ लो एक्सपोर्ट वैल्यू आपकी 101 है, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल 100 है, ज़्यादा है, ड्रॉबैक मिल जाएगा। एक्सपोर्ट वैल्यू आपकी 100 है और इंपोर्टेड मटेरियल की वैल्यू 100 है, तो ये केस में मिल जाएगा। मतलब लेस देन रहा तो नहीं मिलेगा, इक्वल्स टू भी रहा तो मिल जाएगा। और एक्सपोर्ट वैल्यू 99 है और जो इंपोर्ट मटेरियल उसमें यूज़ किया उसकी वैल्यू 100 है, तो ये केस में ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। और एक रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे, और वो दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है देखो, दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है देखो, कुछ गुड्स से रिलेटेड, मतलब जनरल तो ऐसा होना चाहिए कि एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए इंपोर्टेड वैल्यू के मटेरियल से, पर कुछ गुड्स से रिलेटेड एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा नहीं, कुछ परसेंटेज से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब उसकी वैल्यू एडिशन, अगर एफटीपी आप पढ़ोगे तो वैल्यू एडिशन कुछ परसेंटेज से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वैल्यू एडिशन 10% से ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट ये नोटिफाई करेगी, ये जो भी रेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उतने परसेंटेज से आपका एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल्स टू भी नहीं, ज़्यादा होना चाहिए, तो ही ड्रॉबैक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने वैल्यू एडिशन 10% नोटिफाई किया, मतलब इंपोर्टेड मटेरियल में 10% वैल्यू एडिशन करो और उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट वैल्यू रखो तो ये ड्रॉबैक दिया जाएगा। और वो कौन से गुड्स से गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तो अब 10% मतलब कि इंपोर्टेड मटेरियल की वैल्यू उसमें 10% ऐड करेंगे, तो इंपोर्टेड मटेरियल की वैल्यू 100, उसमें 10% हमने ऐड किया और 10% से मतलब 110 हुआ, 110 से आप ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू ड्रॉबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर 110 से इक्वल्स टू भी होगी तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, या फिर 110 से कम भी होगी तो भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली नोटिफाइड गुड्स से रिलेटेड। रिकवरी ऑफ ड्रॉबैक, आपको जो ये हम जो भी इंसेंटिव्स दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि आप पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में लाओगे, तो जो पैसा आप कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में लाओगे बेटा, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, वो विद इन द टाइम ऑफ फेमा लाना चाहिए या आरबीआई की परमिशन के हिसाब से लाना चाहिए, तो ये आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा। अदरवाइज आप जो भी ड्रॉबैक दिया वो रिकवर कर लिया जाएगा। रिकवरी ऑफ ड्रॉबैक, उसके बाद में इसमें ड्रॉबैक रूल भी दिए हैं, स्पेशली 75 के ड्रॉबैक रूल। ड्रॉबैक क्लेम करते वक्त ध्यान दीजिएगा, 75 में ड्रॉबैक आपको सिर्फ बीसीडी का और आपको ड्रॉबैक बीसीडी का और अदर कस्टम्स ड्यूटी का मिलेगा। एसडी 37 और एसडी 39 का ड्रॉबैक यहाँ पे नहीं है। एसडी 37 टू काउंटरवेल द आईजीएसटी, 39 टू जीएसटी कंपेंसेशन सेस, यानी यहाँ पे आपको ड्रॉबैक कस्टम्स ड्यूटी है, इवन एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, इसका भी क्लैरिफिकेशन है कि उसका ड्रॉबैक मिलेगा। लेकिन एसडी 37 और एसडी 39 का ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। कोई एक्साइज ड्यूटी होगी तो उसका भी ड्रॉबैक आपको मिल जाएगा। हाँ, 75 के लिए एक्सपोर्ट यानी क्या इंपॉर्टेंट, 75 में क्योंकि ड्रॉबैक जो भी है 74 और 75 ये तभी मिलते हैं जब आप एक्सपोर्ट करते हो। तो एक्सपोर्ट मतलब क्या, 75 के लिए आइदर आपका गुड्स इंडिया के बाहर जा रहा है, उसको एक्सपोर्ट बोला जाएगा। दूसरा, यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी आपने सप्लाई किया तो भी वो एक्सपोर्ट बोला जाएगा, तो वो केस में भी आप ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो। या कोई स्टोर्स आपने फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट को सप्लाई किया तो वो केस में भी आपको ड्रॉबैक दे दिया जाएगा। चलिए, इसके बाद में यहाँ पे स्पेशली डिस्कशन मैं करूँगा ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट, स्पेशल ब्रांड रेट पे। ऑल इंडस्ट्री रेट क्या होता है, 75 में जो ड्रॉबैक मिलता है, हर इंडस्ट्री का एक रेट फिक्स किया जाता है और वो रेट से उसको ड्रॉबैक दिया जाता है। मतलब क्या, ड्रॉबैक रॉ मटेरियल का ही देंगे, ड्रॉबैक जो भी इनपुट मटेरियल यूज़ किया उसका ही देंगे, पर एक्चुअल बेसिस पे नहीं देते हैं, क्योंकि एक्चुअल बेसिस पे सबका वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये ड्रॉबैक फिक्स बेसिस पे देते हैं। गवर्नमेंट अपने एक एवरेज निकालती है और मतलब सभी इंडस्ट्री का, समझ लो कोई टेलीविज़न एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो इंडस्ट्री को ऑन एन एवरेज कॉस्ट क्या लगती है इनपुट टैक्स की,
जो इम्पोर्टेड मटेरियल वो यूज़ करते हैं, तो एक इंडस्ट्री का रेट फिक्स करती है गवर्नमेंट, वो एफओबी के बेस पे फिक्स किया जाता है। कम ऑन, वो एफओबी के बेस पे फिक्स किया जाता है। यानी ड्रॉबैक जो वो दे रहे हैं वो इनपुट टैक्स का ही दे रहे हैं, पर ड्रॉबैक देने का तरीका, आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे उसकी जो एफओबी होगी, वो एफओबी यानी एक्सपोर्ट गुड्स की जो एफओबी होगी, वो एफओबी के बेस पे, परसेंटेज बेसिस पे दिया जाता है यहाँ पे। तो एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछना चाहोगा, जैसे अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं भी होगा, तो भी क्या एक्सपोर्ट वैल्यूएशन करना जरूरी है? यस, जरूरी है एक्सपोर्ट वैल्यूएशन करना। क्यों? क्योंकि ऑल इंडस्ट्री रेट का जो ड्रॉबैक है वो आपके एफओबी बेसिस पे रहता है, कभी कभी कैपिंग भी रहता है। ओके, दूसरा, गवर्नमेंट हर साल ये ड्रॉबैक रेट फिक्स करती है और गवर्नमेंट की लिस्ट निकलती है ऑल इंडस्ट्री रेट हर इंडस्ट्री के लिए, और ये ड्रॉबैक रेट दिया जाता है। ये ड्रॉबैक कैसे फिक्स होता है कि आपने एवरेज इनपुट कितना यूज़ किया, एवरेज टैक्सेस कितने, ओके, हर इंडस्ट्री एवरेज टैक्सेस क्या पे कर रही है, एक्साइज ड्यूटी एवरेज क्या पे कर रही है, एवरेज एफओबी क्या लगा रही है, उसके बेस पे ये ड्रॉबैक ओके फिक्स किया जाएगा, जो आपके एक्सपोर्ट प्राइस पे फिक्स किया जाएगा। लेकिन ऑल इंडस्ट्री रेट का जो ड्रॉबैक आपको मिलेगा एफओबी प्राइस पे, कभी कभी कैपिंग भी होता है, उसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन आपने जरूर याद रखना, वो रूल 9 का, कि अपर लिमिट ऑफ ड्रॉबैक, आपको जो ऑल इंडस्ट्री रेट से ड्रॉबैक मिलेगा वो ड्रॉबैक आपका जो है ओके 1/3 ऑफ इंडियन मार्केट प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी इस पर सवाल पूछते हैं कि अगर वो प्रोडक्ट की इंडियन मार्केट प्राइस जो भी होगा उसका 1/3 से ज़्यादा आपका ड्रॉबैक अमाउंट नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बेटा स्पेशल ब्रांड रेट। अब क्या हो जाता है कि स्पेशल ब्रांड रेट ये है कि ऑल इंडस्ट्री रेट जो है समझ लो 10% ऑफ योर एफओबी, और वो 10% जो है आपको बहुत कम मिल रहा है, आपके एक्चुअल टैक्सेस ज़्यादा है और आपको 10% बहुत कम मिल रहा है। बात समझ में आई? 10% आपको बहुत कम मिल रहा है आपके एफओबी का, और एक्चुअल टैक्सेस आपने ज़्यादा पे किए गए, तो गवर्नमेंट कहती है जो आपने एक्चुअल टैक्सेस पे किए, अज्यूम करो एक्चुअल टैक्सेस आपका 200 रुपये आप दे रहे हो, तो एक्चुअल टैक्सेस जो पे किए उसका 80%, कम ऑन, उसका 80%, यानी 200 का 80% कितना होता है? 160। अब 160 से कम आपको एआईआर मिल रहा है, यानी जो आपका एफओबी का एआईआर है, एफओबी का 10%, समझ लो आपकी एफओबी है 1500 रुपये, और 1500 का 10% जो है यानी 150 रुपीज़ होता है, और 150 जो है ओके आपके एक्चुअल टैक्सेस के 80% से कम है, मतलब एक्चुअल टैक्सेस आपके 200 है, उसका 80% 160 से भी कम 150 रुपीज़ मिल रहा है, तो ऐसा पर्सन जो है वो एक्सपोर्टर गवर्नमेंट को स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकता है कि भाई मुझे नहीं यहाँ पे मुझे कोई बेनिफिशियल नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे आप मेरे लिए स्पेशल अलग रेट दो, थोड़ा एक्स्ट्रा दो, क्योंकि मेरी एक्चुअल टैक्सेस ज़्यादा ओके पे हो रहे हैं। ब्रांड रेट उसके लिए होता है कि जहाँ ऑल इंडस्ट्री रेट नोटिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट को उसका एवरेज नहीं निकाल पाया, क्योंकि वोलेटाइल इंडस्ट्री है, तो वो इंडस्ट्री जो है फिर अपने लिए स्पेशल रेट मांग सकती है, जिसको कहते हैं ब्रांड रेट। स्पेशल ब्रांड रेट और ब्रांड रेट में क्या डिफरेंस है? स्पेशल ब्रांड रेट मतलब एआईआर फिक्स हुआ है, कम ऑन, एआईआर फिक्स हुआ है, पर वो एआईआर जो मिल रहा है वो 80% ऑफ एक्चुअल टैक्सेस से कम मिल रहा है, तो स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई किया जाएगा। और ब्रांड रेट के लिए कब अप्लाई किया जाएगा? जब उसका एआईआर फिक्स नहीं हुआ है। चलिए, ये हमने रिवीजन देखा। रिलेवेंट डेट फॉर ड्रॉबैक, जैसा ड्रॉबैक हर साल रिवाइज होते रहता है, तो अब ड्रॉबैक किस दिन का लेना? तो जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी सेक्शन 16 के हिसाब से एक्सपोर्ट ड्यूटी रेट कब का लिया जाता है? जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलती है, कम ऑन, जिस दिन क्या लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलती है या डेट ऑफ पेमेंट, तो वैसे ही ड्रॉबैक रेट है, जिस दिन आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगी उस दिन का ड्रॉबैक रेट ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट लिया जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मेरे क्वेश्चनर में मिलते हैं वो सभी आपको सॉल्व करके जाना है, ठीक है। ये हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखा। उसके बाद में 75 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। 75 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक क्या कहता है कि अगर गवर्नमेंट को ड्रॉबैक देना है, आपको, आप क्लेमेंट हो, गवर्नमेंट को ड्रॉबैक देना है, और गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एप्लीकेशन, ओके, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एप्लीकेशन ड्रॉबैक नहीं दे पाई, तो गवर्नमेंट 6% से आपको इंटरेस्ट देगी, और इंटरेस्ट 1 मंथ के बाद चालू होगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट, टिल द डेट ऑफ पेमेंट। और सेकंड, गवर्नमेंट ने आपको ड्रॉबैक दे दिया है, पर बाद में पता चला ये इरोनियस है, ये ड्रॉबैक गलती से दिया गया, तो आपसे रिकवर करेगी विथ इंटरेस्ट, पर आपसे जब लेगी तो 15% पर एनम से लेगी, और उस दिन से लेगी इंटरेस्ट जिस दिन से आपको पे किया था, यानी जिस दिन आपको पे किया था उस दिन से इंटरेस्ट लिया जाएगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो ये सेक्शन और इसका प्रॉब्लम भी अच्छी तरह से पढ़ के जाना, क्वेश्चन में मैंने लिया हुआ है।
उसके बाद में प्रोहिबिशन ऑफ ड्रॉबैक, हाँ ये और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। मतलब क्या, अगर 74 का ड्रॉबैक हो या 75 का ड्रॉबैक हो और वो ड्रॉबैक इंडियन मार्केट प्राइस, ओके यहाँ पे वो जो ड्रॉबैक है आप जो दे रहे हैं, ओके उसकी जो गुड्स का ड्रॉबैक आप क्लेम कर रहे हो उसकी इंडियन मार्केट प्राइस ड्रॉबैक अमाउंट से भी कम है। ओके जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो उसकी इंडियन मार्केट प्राइस आपके ड्रॉबैक अमाउंट से भी कम है तो फिर ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। और अगर आपका ड्रॉबैक अमाउंट 50 रुपए से कम है तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ओके और एक अगर गुड्स लाइकली टू स्मगल बैक होगा यानी जो कंट्री में आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो वहाँ से वो गुड्स वापस आ जाएगा तो वो केस में भी आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू ड्यूटी ड्रॉबैक। यहाँ पे तो हम डिफरेंस देख लेते फटाफट। ओके 74 और 75 की ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या डिफरेंस है तो ध्यान से देखिएगा। 74 में गुड्स की आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए, सेम गुड्स एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो 75 में आइडेंटिटी मस्ट बी चेंज। 74 में नोटिफाइड गुड्स ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ओके अप्लीकेबल टू ऑल गुड्स। 75 जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है वो नोटिफाइड गुड्स होना चाहिए और वो मैन्युफैक्चर या प्रोसेस होना चाहिए। नाउ 74 में ड्रॉबैक अगर बैगेज से भी एक्सपोर्ट करते हो तो मिलेगा, तो 75 में बैगेज के केस में बैगेज से एक्सपोर्ट करते हो तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। 74 में ड्रॉबैक रेट 98% है तो 75 98% है रिड्यूसिंग रेट आफ्टर यूज, लेकिन 75 में ड्रॉबैक रेट जो है ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट है। 74 में ड्रॉबैक जो है यहाँ पे विद इन 2 ईयर्स री एक्सपोर्ट करना जरूरी है, 2 साल का क्राइटेरिया है विद एक्सटेंशन। 75 में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कितने पीरियड में आपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद में 74 में ड्रॉबैक जो है आपको यहाँ पे कुछ गुड्स का यूज़ करने के बाद ड्रॉबैक नहीं मिलता है, जैसे वीरिंग एपरल्स है, टी चेस्ट है, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स एक्सेट्रा। 75 में अगर एक्सपोर्ट वैल्यू ओके लेस देन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल और नॉट मोर देन सच परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। 74 में रिकवर ओके अमाउंट मस्ट बी रिसीव इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज एंड विद इन द टाइम ऑफ फेमा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। पर 75 में पैसा फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए और विद इन द टाइम ऑफ फेमा आना चाहिए। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हमने देखे 74 75 के। तो यहाँ हमारा कंसेप्ट होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, तो अब आपने एक और इम्पॉर्टेंट काम करना, आपने टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ जिसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी कैसे निकाली जाती है उसके प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करके जाना, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अलग अलग ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी, ओके और वो कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं, प्रॉब्लम्स कैसे किए जाते हैं, ये ज़रूर आपको देखना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमारी रिवीजन हम ख़त्म करते हैं। डन, चलो।